हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 3 सितंबर है और आज के दिन रोजगार समाचार में सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि वर्तमान समय में अभी जो है जीआईसी प्रवक्ता के लिए आवेदन चल रहे हैं और एलटी ग्रेड के लिए आवेदन की तिथि बीत चुकी है। हालांकि जिनका फीस अभी तक समायोजित नहीं हो पाया है या जो लोग फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं वो अभी 4 तारीख तक कर सकते हैं। तो एलटी ग्रेड वाले बिल्कुल ध्यान दें कि अगर उनका फॉर्म उन्होंने फ़ीस जमा कर दिया है, उसके बावजूद कोई त्रुटि हो गई है या फिर अगर वो उस करेक्शन करना चाहते हैं या फिर अभी कोई दिक्कत है उनको फ़ीस समायोजन में, तो उसको अभी उनके पास आज और कल का समय है, उसको वो ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोनों ही भर्तियाँ काफ़ी लंबे समय के बाद आई हैं। 2020 में आई थी जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती और 2018 में आई थी एलटी ग्रेड की। तो काफ़ी लंबे समय के बाद ये दोनों भर्तियां आई हैं और अब फ़िलहाल स्थिति ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो गए, आवेदन नहीं कर पाए, उम्र सीमा में छूट नहीं मिली। तो मामला फ़िलहाल कोर्ट में है और कोर्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। आशा देवी व अन्य 19 लोग और हैं जिनकी ओर से एक याचिका उम्र सीमा में छूट देने को लेकर दाखिल की गई थी। तो फिलहाल इस पर सुनवाई भी चल रही है। तो अब यहाँ पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से और आयोग से उम्र सीमा में छूट न देने की बात पर जवाब मांगा गया है। तो फिलहाल याचियों की ओर से अधिवक्ता हनुमान किंकर ने कहा कि यह भर्ती लंबे समय के बाद आई है। आयोग ने 2021 में विज्ञापन जारी करने की सूचना दी थी, लेकिन समकक्ष योग्यता और अर्हता विवाद के कारण ये भर्ती अटकी हुई थी। तो ऐसे वर्षों में तैयारी कर रहे प्रतियोगियों की आयु सीमा में कम से कम 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने नज़ीर भी दी कि अभी हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह और अन्य के मामले में इसी प्रकार आयोग को निर्देश दिया था। कोर्ट को बताया गया था कि प्रतियोगियों ने आयोग को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई निर्णय न लेने के कारण उन्हें हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। और अभी पुलिस भर्ती में भी आपने देखा था कि उम्र सीमा में छूट दी गई है। इसलिए यहाँ पर मांग की जा रही कि सरकार या तो नियमित भर्ती सुनिश्चित करे या फिर आयु सीमा में छूट देकर अभ्यर्थियों को मौका प्रदान करे। फिलहाल इस पर सुनवाई अभी बाकी है। अब जो भी जवाब आएगा उसके बाद कोर्ट की ओर से निर्णय लिया जाएगा। वैसे दोस्तों, मुझे लगता है कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी और वेबसाइट एक बार पुनः खुलेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि आपने देखा है कि कई बार ऐसा हो चुका है और फिलहाल काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है और अगर ऐसा नहीं होगा तो मामला लंबा भी चल सकता है। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो OTR की प्रणाली है वो 31 जुलाई 2025 से लागू है। विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे आग्रह के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए OTR में जो विवरण दिया जा रहा है उसमें संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि यह संशोधन मात्र एक बार ही आप कर पाएंगे। अभ्यर्थी apply.uppprpb.in पर जाकर रजिस्टर्ड अकाउंट में लॉगिन करने के बाद मॉडिफाई OTR डिटेल्स टैब सेक्शन में जाकर अपने विवरण में संशोधन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि केवल ये जो संशोधन है एक बार ही हो पाएगा। और फ्रेंड्स, एक बहुत शानदार खबर है। आउटसोर्स के माध्यम से बहुत सारी भर्तियाँ अब हो रही हैं। इनका जो टेन्योर होता था, समय होता था, वो 1 साल का होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 साल का कर दिया गया है। मतलब कम से कम अगर आउटसोर्सिंग से आपकी भर्ती हुई तो 3 साल तक आपको नौकरी रहेगी और उसके बाद रिन्यूअल भी, अगर आचार विचार सही रहा आपका, तो रिन्यूअल भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो एक बहुत अच्छी खबर मैं मानूंगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर सैलरी को लेकर जो मंथली मानदेय मिलता है, पहले 10,000 रुपये था। आपने देखा था कि ECC एजुकेटर के लिए भी ये जो मतलब यहाँ पर सैलरी तय की गई थी 10,313 रुपये तय हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर जितने भी मिनिमम जो न्यूनतम मानदेय है वो 20,000 रुपये किया जा रहा है। तो एक बात बताऊँ आपको, इसका जो है ना डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आपको मिलने जा रहा है ECC एजुकेटर को। ECC एजुकेटर अब जो भर्ती होंगे तो वो 3 साल के लिए होंगे, ठीक है। और उनको मिनिमम जो कि अभी तक तय किया गया था कि 10,313 रुपये उनको दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है।
अब उनको मिलेंगे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये पर मंथ। तो दोस्तों बहुत ही शानदार इंक्रीज़ यहाँ पर हो गई है। एक तो जॉब आपकी 3 साल की हो गई, दूसरे यहाँ पर 20,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग हो रही है ईसीसी एजुकेटर की। हालांकि आपको पता है ना कि ये जो भर्ती आई थी ये पिछले साल भी आई थी, 10,000 से ज़्यादा पद थे और इस बार भी 8,888 पदों पर आवेदन अभी चल रहे हैं। हालांकि अभी पिछली वाली भर्ती भी पूरी नहीं हुई है, नए के लिए अभी आवेदन भी नहीं हो पाए हैं। और जब भी किसी नए ज़िले से आवेदन स्टार्ट होता है इस चैनल पर आपको जानकारी तुरंत दी जाती है और साथ जो संबंधित जानकारियां हैं उन्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश है, आप जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आउटसोर्स कार्मिक हैं उनकी श्रेणी के मुताबिक उनको न्यूनतम पारिश्रमिक तय किया गया है। जैसे कि श्रेणी 1 में जो न्यूनतम पारिश्रमिक है वो 40,000 रुपये रहेगा, श्रेणी 2 में 25,000 रहेगा, श्रेणी 3 में 22,000 होगा, श्रेणी 4 में 20,000 रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, श्रेणी 4 में 20,000 रुपये रहने वाला है। श्रेणी 1 में कौन कौन से पद होंगे, जैसे कि मेडिकल में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, लेक्चरर का हो गया, परियोजना प्रबंधन का हो गया, लेखा स्तर 1 का हो गया या फिर अनुसंधान वरिष्ठ सेवाओं का हो गया, तो न्यूनतम 40,000 मिलेंगे। इसी प्रकार से कार्यालय स्तर, आशुलिपिक स्तर मतलब जो स्टेनो होते हैं या फिर क्लर्क होते हैं, जो डाटा प्रोसेसर ऑफिसर होते हैं, कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, शिक्षण सेवाएं, एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, परामर्शदाता, इनको कम से कम 25,000। तीसरे लेवल पर देखा जाए तो जो आशुलिपिक, टंकण यानी कि टाइपिंग क्लर्क होते हैं या फिर दूर संचार में होते हैं, भंडार में होते हैं, फोटोग्राफी में होते हैं, तो ऐसों को 22,000। और फिलहाल देखा जाए तो मतलब मिनिमम आपको 20,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। भंडारण स्तर, डाक, रंग रोगन, खान पान, बागवान, श्रम सहित 43 विशिष्ट सेवा और यांत्रिक, विद्युत, सैनिटेशन, पंपिंग, फायर सुविधा, तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। तो इसका तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को जो बैठक हुई है उसमें ये सारी जो है चीज़ें बदल गई हैं और इनको मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। ये भी कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा भी मिलेगी। नई व्यवस्था में SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण भी मिलेगा। और लेकिन जो भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है। और सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होती है तो 15,000 रुपये भी उसे मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ बदल रहा है आउटसोर्स कार्मिकों की श्रेणी और न्यूनतम पारिश्रमिक में, काफ़ी कुछ बदल रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है और फिलहाल अगर देखा जाए तो आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में अब 3 साल के बाद उनका रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, ये तो उनके आचरण और व्यवहार पर निर्भर करेगा। एक तरीके से देखा जाए तो अब जो आउटसोर्स कर्मी होंगे उनको जो सुविधाएं मिलेंगी वो बिल्कुल जो परमानेंट हैं उनके लगभग बराबर रहेगी, लगभग बराबर। ठीक है। लेकिन आउटसोर्स में एक दिक्कत ये होती है कि सेवा परमानेंट नहीं होती है। 3 साल के बाद अगर आपको डिसकंटिन्यू किया जाता है तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं बनती है। हाँ, यहाँ पर 3 साल तक आपका जो मतलब जेब खर्च है वो ठीक ठाक आपको अब मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 साल का BA BEd पाठ्यक्रम स्टार्ट हो गया है और ये जो सत्र है ये अगले सत्र 2026-27 से स्टार्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जब डिटेल आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 4 साल का जो BEd है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया है। अपने घर के बच्चों पर आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि आजकल बच्चों की तस्करी भी हो रही है। जैसा कि सीमांचल एक्सप्रेस से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पकड़े भी गए हैं। 15 बच्चे, हालांकि 40 थे, उनसे 15 ही पकड़े गए, बाकी तो लेकर जो ठेकेदार था चला गया। तो बात यहाँ पर ये होती है ना कि आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, एक महिला थी लखनऊ की और उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या बताया था। उन्होंने बताया ये था कि एक दिन क्या होता है ना कि उनके घर के सामने एक स्कूल वैन आती है। उन्होंने देखा कि यह वह स्कूल वैन नहीं है जो स्कूल वैन उनके बच्चों को प्रतिदिन लेने आती है और उसमें वो ड्राइवर भी नहीं बैठा है जो कि ड्राइवर मतलब उनके स्कूल वैन में था। तो यहाँ पर इनको ये लगने लगा कि आखिर क्या बात हो गई कि आज वो वाली वैन तो नहीं आई। तो इन्होंने अपने जो पुराना वाला ड्राइवर था उसको उन्होंने फ़ोन कर दिया और जब उन्होंने फ़ोन किया तो पता चला कि वो थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा विलम्ब है। तो
तो इनको लगा कि अगर वो विलम्ब है आने की बात कर रहा है तो ये वैन वाला कहाँ से आ गया। अब ये वैन वाला कहाँ से आ गया, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ़ोटो तो खींचा लेकिन फ़ोटो क्लियर नहीं आई। फिर इन्होंने अपने जो परिचित थे उनसे बात करनी स्टार्ट करी, अपने बच्चों को नहीं भेजा। फिर ये वैन जब इसने देखा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, तो ये वैन वाला भाग भी गया। तो निश्चित रूप से ऐसा होता है, आप बिल्कुल अपना केयर करिए। लखनऊ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अभी सोशल मीडिया में मैंने देखा था कि किसी महिला ने इस बात को एक रील बना के बताया था। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप अपने बच्चे को कहाँ पर भेज रहे हैं और किस प्रकार से वो आ जा रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल फोकस करें। अपने बच्चे को सिखाएं किसी भी अननोन के साथ वो बिल्कुल भी ना जाएं। और अगर कोई अननोन उनको परेशान करता है तो तेज़ी से हल्ला मचाएं, शोरगुल मचाएं। नई भर्ती के लिए अध्याचन के प्रारूप पर कल लग सकती है मोहर। तो टीजीटी पीजीटी की जो नेक्स्ट वैकेंसी है अब धीरे धीरे अगले चरण में पहुंच रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2025 में लगभग 30,000 पद होने वाले हैं। और अभी तक क्या था, यहाँ पर पीआरटी के लिए, प्राइमरी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए जो अध्याचन का प्रारूप था वो अलग अलग तैयार करने की बात की जा रही थी। लेकिन अब कहा गया कि इनको अलग अलग बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेहतर ये होगा कि इनको एक प्रारूप में रख दिया जाए और अब इस एक प्रारूप पर ही सारे अध्याचन लिए जाएंगे। और इस पर कल यानी कि 4 सितंबर को जो बैठक होने वाली है इस पर मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अध्याचन लिए जाएंगे। फिर सही समय पर जो आवेदन की प्रक्रिया है, विज्ञापन वगैरह है, वो सब जारी होंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बैरियर यहाँ पर अब दूर हो रहा है कि जो अध्याचन का प्रारूप है वो तय कर लिया गया है और इस पर सर्वसम्मति बन गई है। कल इस पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद फिर जो अध्याचन है वो स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये सारी खबर है आज के अखबारों में। और पीईटी के सेंटर काफ़ी दूर दूर बनाए गए दोस्तों। फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं पहली बार पीईटी जब हुई थी 2021 में, तो क्या हुआ था कि पड़ोसी जनपद में गए थे। 2022 में हुई तो 2 जिले ढका दिए मतलब 2 जिलों के आगे कर दिए गए। इस बार तो 2023 में जो स्थिति है काफ़ी दूर दूर सेंटर गए हैं, 400 किलोमीटर गए हैं। अगर यही रहा तो फिर 2025 में तो ये स्थिति बन रही है और हो सकता है कि 2026 में आपको वीज़ा पासपोर्ट बनवाना पड़ जाए। ये मतलब ना, इनको समझना चाहिए कि हम खुद अपनी तैयारियों पर ध्यान रखें और इतना दौड़ भाग करवाने की क्या ज़रूरत है। एक तो इनके पास संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 25 लाख आवेदन इस बार भी आए हैं। बहुत सारे बच्चे तो दूरी की वजह से एग्ज़ाम छोड़ देंगे। दूसरी बात यह है कि इतना दूर दूर कर रहे हो तो इनका निजी खर्च भी तो होगा। 400 किलोमीटर की यात्रा करने में एक बच्चा एक दिन पहले ही तो जाएगा, उसका कम से कम कितना पैसा खर्च होगा। 400 किलोमीटर जाने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर उसका 2,000 रुपये तो भाड़ा ही हो जाएगा। अगर रिजर्वेशन से गया, वो नहीं जाता है तो कम से कम उसका 1,000 रुपये तो लगना है। रात में रुकेगा, 1,000 रुपये का तो खाना खाएगा, नहीं खाएगा 500 का खाएगा। मिनिमम उसका 2,000 से 3,000 रुपये का खर्चा बैठ रहा है। तो इसको भी तो समझना चाहिए ना कि मतलब ये बेरोज़गार हैं और इनसे हम 1,500, 2,000, 3,000 खर्चा करवा रहे हैं, तो ये कहाँ से आएगा। और जो इनके माँ बाप हैं वो परीक्षा में ही बर्बाद हो जाएंगे। एपीएस भर्ती 7 साल से उलझी, सीबीआई जांच, परिणाम है शून्य। तो ये खबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, सीबीआई के हाथ बंधे हुए, परिणाम शून्य हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो चयनित हुए थे गलत तरीके से उनको चिन्हित भी कर लिया गया है। अभी अगले हफ्ते फिर से बैठक होने वाली है और जो रिटायर अधिकारी हैं जो कि इस मामले में संलिप्त थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ भी नामजद मुकदमा दर्ज किया था, साथ ही इस गड़बड़ी के लिए। तो अभी कुछ खास तौर से रिजल्ट यहाँ पर निकल के सामने आ नहीं रहा है और यही वजह है कि एपीएस भर्ती में फ़िलहाल देखा जाए तो अभी भी मामला जो है वो मतलब 7 साल से जांच चल रही है और कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बायोमेट्रिक हाजिरी की बात चल रही है कि जो स्कूल और कॉलेज हैं अगर बच्चों की अटेंडेंस 75% से कम हो तो उनको परीक्षा में न बैठने दिया जाए। हालांकि ये व्यवस्था लागू होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर बायोमेट्रिक स्टार्ट होता है तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी पोल खुल जाएगी। होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर 2,314 पदों पर भी होगी भर्ती। तो पंचायत चुनाव से पहले जारी हो सकते हैं सीधी भर्ती का विज्ञापन। मैंने आपको बताया था कि एक तो होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। होमगार्ड की भर्ती में लगभग कुल मिला के 44,000 पद होंगे और ये जो भर्ती होगी इसमें जो हाई स्कूल पास हैं
उनको अवसर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर बात हो रही है कि प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर भर्ती की जाए और ये भर्ती अगले पंचायत चुनाव से पहले की जाए। तो फिलहाल देखा जाए तो कंपनी कमांडर के 1151 पदों में 783 पद रिक्त हैं, प्लाटून कमांडर के 1121 पदों में 770 रिक्त हैं, होमगार्ड स्वयं सेवक में 43,327 रिक्त हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में 109 रिक्त हैं। तो इस प्रकार से अब ये भर्तियां होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों होमगार्ड संगठन की समीक्षा की थी और उन्होंने कहा था कि जो भी पद रिक्त हैं उनको नियमावली के मुताबिक जल्द ही भरा जाए। हालांकि यहाँ पर अब जिस प्रकार से पुलिस भर्ती होती है उसी प्रकार से इन भर्तियों को करने की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये आज के अखबारों की हेडलाइंस है और मैं सुबह सुबह आप लोगों से सिर्फ वही बातें करता हूँ जो कि आपके कैरियर और आज के अखबारों में रहती है, और साथ ही साथ आपसे मैं जुड़ भी पाता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है आपसे जुड़ के। आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपकी जो समस्याएं होती हैं, आपकी जो खुशियां होती हैं, उससे भी मैं कनेक्ट हो पाता हूं। एलटी ग्रेड के जो बच्चे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और किसी भी खबर पर आप लोग इस प्रकार से ना रिएक्ट करें कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। फिलहाल जितने भी बच्चों ने एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आवेदन किया हुआ है वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो जीएस है ये उनको लीड करवाएगा। तो जीएस की क्लासेज आपकी चल रही हैं। करेंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर से ही आपका जीएस और स्टैटिक दोनों के प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लास्ट 6 मंथ का, जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर तैयार कर दिया है। इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी ले लीजिए। और प्रतिदिन 1 घंटा, मैं कई बार कह चुका हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ कि प्रतिदिन 1 घंटे आप करंट अफेयर पढ़ा करो। इसका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। आपने अगर अभी तक अपने पैसे बचाए हुए हैं तो खर्च करिए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। या फिर आप जो बचे हुए पैसे हैं ना, उससे सिर्फ आप 2 चाय पी पाएंगे। तो सोच लो कि 2 चाय पी के दिन बिता देना है या फिर अपनी ज़िंदगी को संवार लेना है। तो फिलहाल ये 2 चाय की कीमत पर आपको ये पीडीएफ मिल रही है। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ और भी जानकारियाँ दी गई हैं, जाके चेक कर लेना। पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, आपका भी बेनिफिट है। थैंक यू।